दोस्तों, स्वागत है आपका बीवोक की ऑनलाइन क्लास में। तो कैसे हैं आप सब? स्वस्थ? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था दोस्तों कि गोल्डन रूल्स क्या हैं, है ना। 3 रूल्स हैं। जैसे गांधी जी के 3 बंदर होते हैं ना, उसी तरह अकाउंट्स के भी 3 खातों के प्रकार थे। कौन कौन से थे? व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, दूसरा था रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, और तीसरा था नाम मात्र का खाता, है ना, जिसको सिर्फ नाम मात्र का नहीं था, वो काम का भी था, नॉमिनल अकाउंट था। तीनों पर ही अकाउंट्स चल रही थी, है ना। और उससे ही हम क्या कर रहे थे? ट्रांजैक्शन कर रहे थे। यानी वो अलग अलग नियम, अलग अलग बात करते थे कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। ठीक है। व्यक्तिगत खाता वाला कहता था कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्या करो? क्रेडिट करो। उसी तरह दूसरा खाता क्या कहता था? याद करो। दूसरा खाता कहता था मैं हूं वास्तविक खाता और मेरा नियम कहता है आने वाली वस्तु, व्यापार में आने वाली वस्तु और संपत्ति को क्या करो? डेबिट करो। और व्यापार से वस्तु और संपत्ति जब जाती है तो उसको क्रेडिट कर दो। 2 जने बोले तो तीसरा भी बोलेगा। तीसरा खाता था नाम मात्र का खाता। क्या कहता है नाम मात्र का खाता? वो कहता है समस्त आय और लाभों को तो क्रेडिट कर दो, और जस्ट इसके अपोजिट व्ययों और हानियों को क्या कर दो? डेबिट कर दो। तीनों अपने अपने नियम कहते थे। अब क्या आती है हमारे सामने? लेन देन आती है। लेन देन को सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो उसमें भी हम यही देखते हैं कि कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। खाते प्रभावित हो रहे हैं तो उसके नियम क्या कह रहे हैं, और नियम जो कह रहे हैं तो क्या वो नियम उस लेन देन, उस एंट्री में लग रहे हैं या नहीं। तो अब हम क्या देखेंगे? कुछ लेन देन देखेंगे और उसकी एंट्री पास करेंगे। एंट्री पास करने के लिए मेन वही है, गोल्डन रूल्स आपको याद होने चाहिए। और फिर पता लगाओ कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, फिर पता लगाओ एंट्री क्या कह रही है, जो ट्रांजैक्शन है वो क्या कह रही है, उसमें डेबिट और क्रेडिट किसको करना है ना। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है और आज का टॉपिक अपना यहीं से हम शुरू करते हैं। तो क्या ट्रांजैक्शंस हैं? ट्रांजैक्शंस हैं ये आपके सामने कुछ लेन देन दिख रहे हैं। एग्जाम्पल लिया है इसमें कि निम्नलिखित लेन देन से मोहन के रोज नामचे में, रोज नामचा यानी जनरल, हम जनरल में एंट्री करेंगे तो उसकी बात कर रहा है कि रोज नामचे में प्रविष्टियां कीजिए, हमें एंट्री देनी है। ठीक है। इसकी डेट दे रखी है कि कौन कौन सी डेट को कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं, है ना। तो 4 और 5 दिख रहे हैं हमें ट्रांजेक्शन। और किसकी बुक्स में हमें एंट्री करनी है? मोहन की। किसकी बुक में करनी है? मोहन की। मोहन की बुक्स में एंट्री करनी है। तो सबसे पहले ये याद रखना कि अगर आप कभी अकाउंटेंट नियुक्त होते हो और एंट्री पास करने का मौका मिलता है या एंट्री करनी होगी, आपको एंट्री करनी होगी, तो याद रखना कि जब आप बुक्स बनाओगे या खाते बनाओगे तो कभी भी बिजनेस का जो व्यापारी है उसका नाम कभी भी बुक्स में नहीं आएगा। यानी यहां अगर हम मोहनलाल के ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, उसकी एंट्री पास कर रहे हैं, तो उस बुक में कभी भी मोहनलाल का खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि वो बिजनेस ही किसका है? मोहनलाल का। तो ये चीज सबसे पहले आपको याद रखनी होगी कि जो व्यापारी है उसका कभी भी अकाउंट नहीं बनेगा बुक्स में। ठीक है। तो पहली एंट्री अपनी क्या है? नगद से व्यापार प्रारंभ किया। क्या एंट्री है? जनवरी 1, 2021, यानी इन्होंने अभी नया बिजनेस खोला है। वेरी गुड। जनवरी 1 को अपना बिजनेस खोला है और सपोज आप अकाउंटेंट हो, आपको अकाउंटेंट नियुक्त करा है। अब आपको पता लगाना है कि इसमें कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, वो उनके नियम क्या है, और इस एंट्री में वो नियम लग रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री है नगद से व्यापार प्रारंभ किया, 5 लाख रुपए। पहले इनिशियल लेवल पर जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा लगाते हैं। सपोज मुकेश अंबानी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था या जियो की कंपनी जब खोली थी तो ऑब्वियसली उसने पैसा लगाया होगा। बिना पैसे के तो उसने कंपनी खड़ी नहीं करी होगी। तो जो वो व्यापार में, बिजनेस में जो पैसा लगाया था वो उसकी कैपिटल थी। जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल व्यापारी द्वारा विनियोजित की जाने वाली नकद राशि होती है ना। तो व्यापारी जब पूंजी लगाता है व्यापार में तो वो नकद लगाता है, उसको हम पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, राइट। तो इस एंट्री में वो क्या बोल रहा है? बिजनेस अभी शुरू हुआ है ना, नगद से व्यापार प्रारंभ किया है, यानी कैश लगा के उसने बिजनेस स्टार्ट करा है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? नकद से
व्यापार प्रारंभ किया। 5 लाख रुपए, देख लेते हैं 5 लाख रुपए ही हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, शुरू में पैसा लगा के क्या करा, ₹5 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट करा है। ये जनवरी 1 को ही ने स्टार्ट करा। किसने करा था, व्यापारी कौन था, मोहनलाल था। मोहनलाल के अपन रिकॉर्ड्स लिख रहे हैं। सपोज आप कहीं जॉब पर जाते हो, अकाउंटेंट की आपको अपॉइंट होती है पोस्ट, तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी बिजनेसमैन की। तो मान लो कि पहली एंट्री आपके सामने आई है कि नगद से व्यापार प्रारंभ किया, कैश लगाई। अब इसमें हम लास्ट क्लासों में क्या देखा था, जितनी भी एंट्रीज थी हम देख रहे थे कि कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। अब आप इसमें पहचान करो कि कौन से 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। नकद से व्यापार प्रारंभ किया, ये व्यापार है ना, व्यापार है, ठीक है। इसमें ये पर्सन है, बिजनेसमैन है ना, इसने पहले कैश लगाई। तो ये बिजनेस में जब कैश आई, और कैश क्या है, हमारी संपत्ति है। मैंने शुरू में बताया था स्टार्टिंग में कि कैश हमारी संपत्ति है, और संपत्ति के लिए, वस्तु के लिए कौन सा खाता आता है, रियल अकाउंट आता है। राइट, वेरी गुड। कौन सा अकाउंट आता है, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। क्या कहता है मैम ये वास्तविक खाता, आपको याद आ जाना चाहिए। वास्तविक खाता कहता है व्यापार में आने वाली वस्तु को, व्यापार में आने वाली वस्तु को, व्यापार में आने वाली वस्तु को क्या करो, वस्तु या संपत्ति, नकद हमारी संपत्ति आ रही है, क्या करो, डेबिट करो, नाम करो, डीआर करो, एक ही बात है, डीआर शॉर्ट। तो व्यापार में आने वाली संपत्ति को क्या करो, डेबिट कर दो। तो जो ये कैश आई है, तो ये कैश व्यापार में आ रही, कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, कैश अकाउंट होगा डेबिट। राइट मैम, दोहरा लेखा प्रणाली, 2 खाते प्रभावित होते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि कुछ भी कांड होता है घर में तो 2 लोगों की वजह से होता है ना। जब ताली भी जो होती है 2 हाथों से बजती, एक से नहीं बजती। लेन देन भी 2 वजह से प्रभावित होगी, यानी दोहरा लेखा प्रणाली वापस आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है, उसमें हमें तो यहाँ पता चल गया कि डेबिट क्या हो रहा है, कैश का अकाउंट हो रहा है डेबिट। मैम क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, नगद से व्यापार प्रारंभ किया, नगद बिजनेस में लगाई, नगद हमारी संपत्ति, संपत्ति वास्तविक खाते से क्या हो रही है, डेबिट कर रही है कैश अकाउंट को। उसी तरह इसमें पैसा किसने लगाया, व्यापारी ने लगाया। व्यापारी कौन हुआ हमारा, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत है वो, उसने पूंजी लगाई है व्यापार में। तो व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है, व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है पाने वाले को क्या करो, डेबिट करो, और देने वाले को क्या करो, क्रेडिट करो। तो यहां देने वाला कौन है, यहां देने वाला है व्यापारी। बिजनेस में मुकेश अंबानी ने पैसा लगाया, तो पैसा किसने लगाया, मुकेश अंबानी, यानी व्यापार को पैसा किसने दिया, देने वाला कौन है, बिजनेसमैन है। और मैंने अभी क्लियर किया है कि बिजनेस के अंदर कभी भी बिजनेसमैन का नाम नहीं आएगा, तो क्या नाम आएगा फिर, कैपिटल आएगा। क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। राइट दोस्तों, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, नकद व्यापार में आई, टू कैपिटल, पैसा लगाया, पूंजी लगाई, व्यापारी ने लगाई, देने वाले खाते को क्या करो, क्रेडिट करो। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगा, और क्रेडिट को हम 2 से डिनोट करते हैं, हमने लास्ट भी पढ़ा। तो ये हो जाएगा 5 लाख, 5 लाख। राइट, नगद से व्यापार प्रारंभ किया, 5 लाख नगद व्यापार में आई, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है, व्यापारी है, व्यापारी का नाम बुक्स में नहीं आएगा, तो हम कैपिटल को लेंगे, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। राइट, बड़े आगे दूसरी हमारी एंट्री है नगद क्रय। क्या एंट्री है,
नगद क्रय कैश परचेस। कैश परचेस में क्या होगा, ये जनवरी 2 की ट्रांजैक्शन है, कैश परचेस हिंदी में कहा जाएगा नगद क्रय। कितने की करी है, दूसरी एंट्री में नगद क्रय जो लिखा है कैश परचेस वो 50,000 है। अब ये चीज ध्यान से समझना, नगद क्रय मतलब कैश खरीदने नहीं गए हैं, जो माल खरीदा है वो नकद खरीदा है। नकद क्रय मतलब इसमें क्या हुआ, बात छिपी हुई है, क्या खरीदा नहीं बोला तो हमें समझना है कि माल ही खरीदा है, ठीक है। तो नगद क्रय करा मतलब नकद माल खरीदा है, माल खरीदने गए और पेमेंट किससे करा है, कैश से। जैसे आप एक शॉप पर गए, ठीक है, दूध लेने गए और आपने नगद पैसे दिए 50 रुपए, ठीक है, तो आप नगद खरीद कर लेकर आए। क्या खरीद कर लेकर आए, दूध। तो यहाँ साइलेंट क्या आ रहा है, माल के बारे में, लेकिन हमें पता है नगद क्रय यहाँ पर गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि दो कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले ये देखो, कैश परचेस करी 50,000 से, परचेस करी है कुछ ना कुछ चीज परचेस करी है। क्या परचेस करी यहाँ पर, माल। इन लोगों ने हमें नहीं बताया लेकिन हमें समझना है माल। माल के केस में जब खरीदते तब परचेज आता है, स्टॉक का नाम नहीं आता है, और जब बेचते हैं तो सेल आता है, स्टॉक का नाम नहीं आता है। अब यहाँ देखो हमने खरीद करी है, नकद क्रय मतलब कैश हमने माल खरीदा है, इसको मैं लिख ही देती हूँ, नगद माल खरीदा, ठीक है, नकद माल खरीदा। माल व्यापार में आया, पहले देखो कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, पहले दो खाते प्रभावित होंगे ही होंगे। फर्स्ट खाता जो प्रभावित होगा वो होगा रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। कैसे, माल है व्यापार में आया, वो आपकी संपत्ति है, संपत्ति को क्या करते हैं, रियल अकाउंट से आने वाली संपत्ति को डेबिट और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। कौन कहता है, रियल अकाउंट का नियम कहता है आने वाली वस्तु को क्या करो, डेबिट करो और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, यही नियम कहता है। अब हमारी एंट्री पर आओ, नगद माल खरीदा, माल व्यापार में आया, आने वाली संपत्ति को डेबिट कर रहे। लेकिन मैंने बताया माल के केस में जब हम खरीदेंगे तो परचेज लिखेंगे और सेल करेंगे तो स्टॉक। यहाँ हम परचेज कर रहे हैं तो क्या आएगा, परचेज आएगा। माल हमारी संपत्ति है, ठीक है, लेकिन इसको हम बुक्स में माल के नाम से नहीं लिख के परचेज और सेल से, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा परचेज और सेल से लिखेंगे, लेकिन इसकी जगह अगर हम कोई संपत्ति लाते हैं तो संपत्ति का नाम आता है, ठीक है। लेकिन माल के केस में परचेज और सेल ही आएगा। यहाँ पर हम चीज खरीद रहे हैं, वस्तु खरीद रहे हैं तो माल खरीदा, ठीक है, माल से रियल अकाउंट इफेक्ट में आया है, आने वाली वस्तु डेबिट कर रहे हैं, क्या आया है, माल आया है, माल हमने खरीदा है तो यहाँ डेबिट होगा परचेज अकाउंट, परचेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। उसके बाद हम देखेंगे एक और खाता कौन सा प्रभावित हो रहा है। याद रखना कि अगर कोई एक खाता प्रभावित हो रहा है तो उसका एक नियम लगेगा और दूसरे खाते का भी एक नियम लगेगा। तो दूसरा खाता क्या है यहाँ पर, नकद माल खरीदा, वो तो हो गया रियल अकाउंट से रिलेटेड, लेकिन यह नकद हमारी संपत्ति भी है। जब हम माल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा व्यापार से, हमारा जो नकद है हमारी संपत्ति वो व्यापार से चली जाएगी। आप सपोज शॉप पर गए कुछ खरीदने, कॉलगेट खरीदने गए, आपने पैसा दिया, आपकी संपत्ति चली गई। संपत्ति कौन सा खाता, वापस आ जाओ, संपत्ति रियल अकाउंट, वापस यहाँ एक और रियल अकाउंट ही इफेक्ट में आ रहा है। क्या कह रहा है, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। जब आप माल खरीदोगे तो कैश जाएगी, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। क्या जारी है, कैश जारी है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, या मैंने यहाँ CR लिख दिया तो वो बात भी बराबर हो गई। इसका एक फॉर्मेट है वो अपन आगे देखेंगे कि इसमें लिखेंगे कैसे, लेकिन अभी आप समझ लो कि बता ही देती हूँ, इसको लिखा जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से होगा, 50,000 से,
और इसकी नरेशन में क्या लिखा जाएगा, गुड्स परचेज परचेज्ड, गुड्स गुड परचेज विथ कैश, कैश से खरीदा है, ठीक है। कैश से खरीदा तो कैश का नाम है, उधार खरीदे तो पार्टी का नाम आता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये दूसरी एंट्री हुई कि कैश से परचेज करा है, यानी जो माल खरीदा है वो नकद खरीदा है, पैसे देकर खरीदा है, उधार नहीं खरीदा, ठीक है। माल आया, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। नकद व्यापार से चली गई, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, राइट। बढ़े आगे, दूसरी एंट्री है हरि को माल बेचा, गुड सोल्ड टू हरि 80,000, हरि को माल बेचा, हरि को माल बेचा, गुड सोल्ड या सेल टू हरि, हरि को माल बेचा 80,000, ₹80,000, राइट। अब आप बताना इसमें कि कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है और उस खाते का नियम क्या कहता है। बहुत इजी है दोस्तों। हरि को माल बेच रहे हैं, पार्टीशन कर दो, हरि व्यक्तिगत खाता, याद आ गया, वेरी गुड। व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है, व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। हरि को माल बेच रहा है तो हरि माल प्राप्त कर रहा है, तो हरि कौन हुआ, प्राप्त करने वाला, और प्राप्त करने वाले को व्यक्तिगत खाते के नियम से क्या करा जाता है, डेबिट करा जाता है। तो हरि अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ, हरि अकाउंट डेबिट, DR हुआ कितने अमाउंट से, 80,000, ठीक है। 80,000 से डेबिट हुआ, क्यों हुआ, कौन सा रीजन, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का नियम आपको याद आ जाने चाहिए, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। जब हम माल हरि को बेच रहे हैं तो हरि माल प्राप्त कर रहा है, तो हरि का खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। माल बेच रहे हैं, माल हमारी संपत्ति है, संपत्ति व्यापार से जारी, अभी बात करी, संपत्ति खाता किससे रिलेटेड होता है, व्यक्तिगत वास्तविक खाते से, ठीक है। वास्तविक खाता रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, आने वाली वस्तु को डेबिट करो और जाने वाली वस्तु को क्या करो, क्रेडिट करो, CR करो। अब जब हम माल बेच रहे हैं, माल कौन बेच रहा है यहाँ पर आपको पता है, हम किसके खातों में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मोहनलाल। तो ये मोहनलाल की ट्रांजैक्शन है, मोहनलाल का नाम कभी भी नहीं आएगा उसके खातों में। तो जब हरि को माल बेचा तो हरि क्या हुआ, प्राप्त करता हुआ, पाने वाले व्यक्ति को हमने डेबिट कर दिया पर्सनल अकाउंट के नियम से, उसी के साथ एको खाता प्रभावित होगा ही होगा। तो कौन सा होगा, माल बेचा, माल व्यापार से जा रहा है, जाने वाली वस्तु है, वास्तविक खाता का नियम, आने वाली वस्तु को डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। जब हम माल बेच रहे हैं तो माल जा रहा है, आप व्यापार में माल लेकर आप बेच रहे हैं तो वो जा रहा है, जाने वाली वस्तु को क्या करो, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट कर दो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टू स्टॉक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू सेल लिखेंगे। मैंने लास्ट में ही डिस्कस करा था, मैंने बताया था गुड्स के लिए परचेज और सेल ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, और टू क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टू ही क्या है, क्रेडिट को डिनोट करता है। कितने का बेचा, 80,000 का, वेरी गुड। वापिस समझ लो, हरि को माल बेचा, हरि प्राप्त करने वाला हुआ, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है, और माल बेचा, माल चला गया, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। और स्टॉक के लिए मैंने बताया ही है, स्टॉक का नाम नहीं आएगा, परचेज और सेल से डिनोट करेंगे, लेकिन यहाँ बेच रहे हैं तो सेल आएगा, राइट। और इसकी नरेशन हो जाएगी
नरेशन का अर्थ है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसका छोटे फॉर्मेट में क्या है, क्या हुआ, उसके बारे में छोटा सा लिख लो। तो वही है ये कि हमने क्या करा है, गुड्स सोल्ड करा है या सेल करा है, गुड्स सोल्ड टू राम, टू हरी, राम ही याद रह गया है मुझे, टू हरी, रुपीज़ भी लिख लो 80,000। इसका फॉर्मेट भी ऐसा ही है पर मैं एक बार आपको और बता दूंगी, ठीक है। तो ये एंट्री क्लियर हुई। लास्ट हमारी कौन सी एंट्री है, लास्ट है फर्नीचर खरीदा। जनवरी 5 को मोहन ने बिजनेस पहले स्टार्ट कर दिया था, कैश लगाई थी, माल खरीदा था, माल बेचा भी था, अब उसने फर्नीचर खरीदा है, ठीक है। फर्नीचर कितने का खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है 50,000 का। फर्नीचर खरीदा है जनवरी 5 को, फर्नीचर खरीदा, $50,000, ठीक है। फर्नीचर परचेज ₹50,000, राइट। हिंदी भी हो गई, इंग्लिश भी हो गई, हमें दोनों के साथ चलना ही होगा। टेली में सारी एंट्री इंग्लिश में ही होने वाली है, तो ऐसा ना सोचे कि हिंदी में ही हम पढ़ेंगे, नहीं, हमें इंग्लिश में भी पढ़ना होगा। ठीक है, फर्नीचर खरीदा। अब आप पता लगाओ कि इसमें कौन सा खाता पहले प्रभावित हो रहा है, यानी एंट्री क्या कह रही, पहले ये समझो एंट्री क्या कह रही है। फर्नीचर खरीदा, पहले फर्नीचर पर आओ। फर्नीचर खरीदा, आप शॉप पर गए, फर्नीचर लेकर आए। फर्नीचर आपकी क्या है, संपत्ति है। पता चल गया कौन सा खाता, वही वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। संपत्ति और वस्तु के लेखे वही होते हैं। वो खाता क्या कहता है, याद करो, वास्तविक खाता, रियल खाता क्या कहता है, वो खाता कहता है आने वाली वस्तु को, आने वाली वस्तु को क्या करो, आने वाली संपत्ति को क्या करो, करो डेबिट, और जाने वाली संपत्ति को करो, जाने वाली संपत्ति को करो क्रेडिट, है ना। यही कहता है वास्तविक खाते का नियम। अब देखो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हमारी संपत्ति है, माल नहीं है। फर्नीचर हमारी संपत्ति है, तो हम जब इसको खरीद कर लाए तो ये व्यापार में आई, आने वाली संपत्ति को क्या करो, डेबिट। ये तो पता चल गया डेबिट किसको करना है, डेबिट करना है फर्नीचर के अकाउंट को। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मेम यहाँ पर परचेज क्यों नहीं आया, परचेज इसलिए नहीं आया क्योंकि फर्नीचर हमारी संपत्ति है, माल नहीं। माल के केस में परचेज और सेल आएगा, लेकिन अगर हम कोई संपत्ति ला रहे तो उस संपत्ति का नाम आएगा, राइट। तो हमें ये पता चल गया डेबिट फर्नीचर को करना है। जब हमने फर्नीचर खरीदा तो हमें ये समझना है कि ये ट्रांजेक्शन कैश में हुई है, यानी जब आप फर्नीचर खरीदने गए तो आपने पैसा दिया है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नगद ट्रांजैक्शन ही है, ठीक है। तो इसमें हमें ये समझना है कि फर्नीचर खरीदा यानी पैसा गया, ठीक है। खरीदा, जब फर्नीचर खरीदा तो ये जो 50,000 रुपए ये व्यापार से गए, और जब पैसा है, नकद है, वो भी हमारी संपत्ति है। और वो खाता जो है वास्तविक खाता क्या कहता है, जाने वाली संपत्ति को क्या करो, क्रेडिट कर दो। तो कैश हमारे व्यापार से गई, तो कैश अकाउंट यहाँ क्या होगा, कैश यहाँ अकाउंट होगा क्रेडिट। क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। फर्नीचर व्यापार में आया, आने वाली संपत्ति को डेबिट करो, लेकिन के साथ ही नगद भी चली गई। जब हम फर्नीचर लेकर आए तो पैसा भी दिया, तो पैसा दिया तो वो पैसा हमारी संपत्ति, वो व्यापार से चली गई, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट कर दो, कहता है वास्तविक खाता। यानी यहाँ दोनों कौन से खाते आ गए, रियल अकाउंट के खाते आ गए।
रियल अकाउंट का नियम आ गया है इसके अंदर, वास्तविक खाते का, दोनों पर। ठीक है, तो इसकी अब एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कितनी है? 50,000। और इसकी नरेशन, यानी ये जो हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुई, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म यही है, फर्नीचर परचेज्ड या बिंग फर्नीचर परचेज, बिंग फर्नीचर परचेज, राइट। कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। आपको पहले ट्रांजैक्शन पता लगानी है कि ट्रांजैक्शन क्या है। क्या खरीद कर लेकर आए हो? फर्नीचर खरीद कर लेकर आए हो, फर्नीचर संपत्ति है, व्यापार में आई, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, फर्नीचर को हमने डेबिट कर दिया। लेकिन कुछ गया है, कैश गई है, तो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट कर दो। क्यों कर दो? वास्तविक खाते का नियम क्या कहता है? वास्तविक खाते का नियम कहता है जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। यानी यहाँ दोनों जो डेबिट क्रेडिट हुए वो किस नियम के अकॉर्डिंग हुए? वास्तविक खाते के, रियल खाते के अकॉर्डिंग ये क्या हुए? दोनों डेबिट और क्रेडिट हुए, राइट। अब ये तो हो गया, हम ऐसे इसको लिख रहे थे। अब क्या है, आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनोगे तो प्रॉपर वे से तो काम करोगे कि कुछ समझ में आए। तो इसका एक फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है इसका? इसको बोला जाता है जर्नल बुक, जर्नल ऑफ मोहनलाल। किसकी बुक में रिकॉर्ड्स कर रहे थे हम? ये मोहनलाल के। ये मोहनलाल है, इसका रोजनामचा मतलब जनरल बुक ही है ना, जिसमें हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, जनरल ऑफ मोहनलाल। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ इसका एक प्रारूप है, जर्नल ऑफ मोहनलाल ऑफ डेट, जो भी डेट है उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। फिर फाइनेंशियल ईयर, सॉरी जो भी है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलेगा। और इसका एक फॉर्मेट है, वो है, क्या फॉर्मेट है? ये इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले जो लेन देन हो रहे हैं उसकी तारीख लिखो, उसकी दिनांक लिखो कि वो कब हुआ, डेट। फिर आएगा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर को यहाँ बोला जाता है हिंदी में विवरण, यानी जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका विवरण दो यहाँ पर, उसके बारे में लिखो। एक आ जाएगा LF, लेजर फॉरवर्ड बोलते हैं इसको, यानी एक आगे जो मैं लेजर सिखाऊंगी ना उसमें आएगा कि अगर इसकी जो आपने लेजर बनाई है वो कौन से पेज नंबर पर बनाई है, तो एक तरह से पेज नंबर की बात करता है। ठीक है, फिर है डेबिट, यानी DR क्या हो रहा है वो लिखो, और क्रेडिट अमाउंट CR क्या हो रहा है वो लिखो। यानी डेबिट यहाँ क्या राशि से बात हो रही है, डेबिट की क्या राशि है और क्रेडिट की क्या राशि है। ये तो हम ऐसे ही धावड़ी में चल रहे थे, लेकिन अब हम इसकी निश्चित प्रारूप में चलेंगे कि इसकी एंट्री कैसे होगी। तो हमने फर्स्ट एंट्री करी थी, नकद से व्यापार प्रारंभ किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जनवरी 1 का ट्रांजैक्शन था मैम, कैश अकाउंट, यहाँ DR। अब यहाँ 2 यहाँ लिखा जाएगा, इससे थोड़ा सा आगे की तरफ 2 क्रेडिट को डिनोट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ क्रेडिट नहीं लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने अमाउंट से हो रहा था? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था 5 लाख से, राइट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लाख। ठीक है, अब क्रेडिट क्या होगा, 2 कैपिटल अकाउंट हो रहा था, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और क्रेडिट के लिए 2 लिखा ही है। कितने लाख से हुआ, 5 लाख से ही। याद करो, अवधारणाएं पढ़ाई थी ना, मैचिंग कंसेप्ट, ये मैचिंग हो रहा है, एक खाता 5 से डेबिट हो रहा है, एक खाता 5 से क्रेडिट हो रहा है, तो मिलान अवधारणा हो गई। सॉन्ग याद करो, साड़ी के फूल सा मैच किया रहे, वही है, यहाँ पर भी मैच करने अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट को दोनों को मैच करने हैं। ठीक है, उसके बाद है एक और
ट्रांजैक्शन थी। यहाँ नरेशन भी लिखी जाती है। नरेशन का मतलब जो लेन देन हुई है उसको छोटे रूप में यहाँ लिख दो ताकि आपको याद रहे कि क्या हुआ था। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, रुपीस पता ही है। दूसरी ट्रांजैक्शन हुई थी जनवरी 2 की, फटाफट याद करो दूसरी ट्रांजैक्शन क्या हुई थी। जनवरी 2 की ट्रांजैक्शन हुई थी, कैश परचेज करा था, यानी हमने माल खरीदा था नकद, ठीक है। तो इसकी हमने एंट्री करी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, ये दूसरी एंट्री है ना, परचेज अकाउंट डेबिट यहां टू कैश, ठीक है। गुड्स परचेज विथ कैश, ये इसकी एंट्री, और अमाउंट थी इसकी परचेज अकाउंट अभी 50,000, ठीक है। तो 50 से ये डेबिट हुआ था और 50 ही इधर लिखने हैं क्रेडिट में भी। जब माल खरीदा था तो वो 50,000 का था, और व्यापार से नकद गई थी, कैश गई थी, वो भी 50,000 की थी। थर्ड एंट्री क्या थी, प्रारूप में तो चलना होगा हमें, तो ये हो गई थी। और सेकंड थी हरी अकाउंट डेबिट टू सेल करी थी, हरी अकाउंट डेबिट टू अरे भाई आजा, हरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये रही हरी अकाउंट डेबिट टू सेल है, हमने बेचा था, आपको याद रखना पड़ेगा, जब हमने बेचा था हरी अकाउंट डेबिट टू सेल करी थी, माल बेचा था, माल व्यापार से गया था, राइट। सेल अकाउंट डेबिट कितने से हुआ था, जब हमने बेचा था तब क्या हुआ था 80,000 का, तो यहां पर भी डेबिट में भी 80,000 आएंगे और क्रेडिट में भी 80,000 आएंगे, राइट। और इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, गुड्स सोल्ड टू हरी ₹80,000, 80,000, राइट। तो ये ऐसे वो लिखेगा इस फॉर्मेट में। लास्ट इसका बच गया है, वो भी लिख ही देते हैं उसी फॉर्मेट में। लास्ट ट्रांजैक्शन बन गई है, ये रिकॉर्डिंग ही चल रही है ना, जब हम लिखते हैं ना, लेखा करते हैं बइयों में, वो ही पोर्शन चल रहा है इसका। डेट पर्टिकुलर, यहाँ डेट दिनांक जो ट्रांजैक्शन हुई है, राइट। यहाँ पर्टिकुलर उस लेन देन के बारे में विवरण, ये LF लेजर फॉरवर्ड रेजर्ड फोलियो, और DR अमाउंट और CR अमाउंट, राइट। तो लास्ट हमारी क्या रह गई थी, एक और ट्रांजैक्शन रह गई थी लिखना। लास्ट थी फर्नीचर खरीदा था, तो हमने फर्नीचर खरीदा था 50,000 का, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश करा था। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट जनवरी 5 की एंट्री थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट DR टू कैश, कैश व्यापार से गई थी, इसकी नरेशन हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का फर्नीचर खरीदा था, 5 से 50,000 से, ये डेबिट होगी, और जो कैश गई है 50,000 से क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो बैंक फर्नीचर परचेज, $50,000 से खरीदा, तो ये इसका क्या हो गया, प्रारूप हो गया। प्रारूप में हमने क्या करा, डेट लिखो, मोहनलाल के सारे रिकॉर्ड्स चल रहे हैं, तो जनरल ऑफ मोहनलाल ऑफ द ईयर एंडेड
यहाँ आएगा ऑफ द ईयर एंडेड, साल के अंत में ही बनेंगे। ईयर एंडेड 31 मार्च लिख सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर अपना चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो डेट लिखी, पहली तारीख का लेन देन था, जनवरी 1 का था, तो ये लिखा गया कि जनवरी 1 को क्या ट्रांजैक्शन हुए थे, 2 को क्या हुआ था, अच्छा 2 को डेबिट ये हुआ था, क्रेडिट अमाउंट इस अमाउंट से हुआ था, यानी ये पहली एंट्री आप ऐसे समझ सकते हो, ये दूसरी एंट्री थी सेम अमाउंट से, ठीक है, मिलाना उधरना, हरी अकाउंट से ये क्रेडिट हुई थी सेल, ये तीनों थी। उसके बाद हमारी एक और बच गई थी, उसको हमने यहाँ लिखा, ये जनवरी 5 की एंट्री थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करा था, 50,000 से डेबिट हुआ था, और यही अमाउंट 50,000 से क्या हुई थी, क्रेडिट भी हुई थी। ये इसका प्रारूप है, जो हम एंट्री लिख रहे हैं ना लेन देन को, इसका प्रारूप है। हिंदी में रोजनामचा और इंग्लिश में जनरल की एंट्री के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे आप होमवर्क करते हो ना, तो एक पूरा फॉर्मेट होता है, आंसर सबको आता है, लेकिन उस क्वेश्चन को, उस आंसर को लिखने का एक अलग फॉर्मेट होता है, तो उसी तरह आप समझ सकते हो इसका ये फॉर्मेट है। तो मेन तो इसमें ये था कि हम डेबिट किसको कर रहे थे और क्रेडिट किसको कर रहे थे। जब हम बिजनेस में, व्यापार में पैसा लगाते हैं, व्यापार में नगद आती है, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, क्या आया, कैश आई, कैश को डेबिट करा, 5 लाख से ही डेबिट होगी, और पूंजी लगाई, देने वाला कौन है, व्यापारी है, देने वाले को क्रेडिट करो, व्यापारी का नाम बुक्स में नहीं आएगा तो क्या आएगा, कैपिटल आएगा। फिर दोनों रियल अकाउंट से इफेक्ट में आए थे, नकद माल खरीदा था, माल व्यापार में आया था, आने वाली वस्तु को हमने क्या करा, डेबिट करा, और जब माल खरीदा पैसा गया, देने वाले खाते को क्रेडिट, जब पैसा गया तो कैश गई, कैश रियल अकाउंट से क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। क्यों होगी क्रेडिट, क्योंकि रियल अकाउंट का नियम कहता है जाने वाली वस्तु को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जब हमारी संपत्ति थी, हम कुछ चीज खरीदने गए तो हमने पैसा दिया, पैसा गया तो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे। हरी को माल बेचा था, हरी प्राप्त करने वाला था, तो प्राप्त करने के हिसाब से हरी डेबिट हुआ, पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है। और जब हमने माल बेचा तो हमारा माल चला गया, हमारी संपत्ति चली गई, कौन सा नियम आया, रियल अकाउंट का नियम, आने वाली वस्तु को डेबिट, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। यहाँ माल क्या हुआ, बेचा तो चला गया, तो जाने से क्रेडिट हुआ, क्या हुआ, क्रेडिट, ये 2 का मतलब क्रेडिट ही है, तो क्या हुई, सेल करी, तो सेल क्या होगी, क्रेडिट होगी, क्योंकि इसमें स्टॉक का नाम नहीं आता है, मैंने पहले भी क्लियर करा। और लास्ट थी फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर व्यापार में आया, आने वाली वस्तु को हमने डेबिट करा था, फर्नीचर अकाउंट को हमने क्या करा था, डेबिट करा था, राइट, किस नियम से, वास्तविक खाते के नियम से। उसी तरह दूसरा था, इसमें एक और चीज थी कि हमने डेबिट तो कर लिया फर्नीचर अकाउंट को, मैम अब क्रेडिट किसको करेंगे, तो जब हम फर्नीचर लेकर आए, आने वाली वस्तु को डेबिट करी, लेकिन लाए तो ऐसे ही नहीं, पैसे में लाए, तो बिजनेस से, जैसे आप गुड्स या कुछ मोबाइल लेने गए, ठीक है, मोबाइल लेकर आए, सपोज 20 का लाए, 30 का लाए, तो जो मोबाइल आप लेकर आए वो तो आपकी संपत्ति हुई, और मोबाइल को आपने डेबिट कर लिया, लेकिन लाए किससे, पैसे से लाए ना, वो पैसा भी आपका गया, वो पैसा आपकी संपत्ति है, जाने वाली संपत्ति को क्या करो, क्रेडिट करो, तो मैंने क्रेडिट कर दी कैश को, तो कैश अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर जो है बिजनेस में आया, आने वाली संपत्ति को डेबिट करो, लेकिन साथ ही कैश चली गई, जाने वाली वस्तु को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और दोनों सेम अमाउंट से ही होगी। ठीक है, आप मोबाइल लेने गए 20,000 का, तो आपने क्या करा, पहले मोबाइल खरीदा तो वो आया, आने वाली वस्तु को डेबिट करी, लेकिन कैश चली गई 20,000 से ही, वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट भी हो जाएगी। तो इसी के साथ ये लास्ट एंट्री भी क्लियर हुई। इसका फिर हमने फॉर्मेट पढ़ा कि फॉर्मेट को हम कैसे लिखेंगे, फिर इसके अंदर हमने नरेशन भी लिखी कि इसका जो ये लेन देन हुई, इसका छोटा क्या कह सकते हैं इसको, तो एक तरह से क्या होगी, ये इसका विवरण है, नरेशन, इसके बारे में छोटी सी जानकारी कि लेन देन क्या हुआ है, ताकि हमें आगे याद रहे। तो ये इसका फॉर्मेट हुआ, ठीक है।
तो यही है कि जो भी डेबिट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्रेडिट, ये कैसे आएगा आपको प्रैक्टिस से। जो भी मैं यहाँ ट्रांजैक्शन लिख रही हूँ या ऐसे इस तरीके से मैं लिख रही हूँ, तो प्लीज़ इनको एक बार ध्यान से नोट कर ले। फिर आप भी प्रैक्टिस करें कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन से खाते, उसका नियम क्या कह रहा है, और एंट्री में हमें उसको कैसे पुटअप करना है। तो ये चीज़ आपको एकदम ध्यान रखनी है। इसके साथ ही मैं आपको और भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज यहाँ करवाऊंगी, तो इससे आपको क्या होगा, अच्छा से पता चल जाएगा कि डेबिट क्रेडिट, और एक टाइम पे आपको चुटकियों में आने लग जाएंगे। आपको नियम भी आपके माइंड में सेट रहेंगे, आपको इस तरीके से बार बार लिखने नहीं होंगे, इस तरीके से आपको बार बार लिखने नहीं होंगे। आपको क्या देखते ही पता चल जाएगा, अच्छा ये एंट्री ये कह रही है, और इसको डेबिट करना, इसको क्रेडिट करना, ये आपको एकदम पता चल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और मैं फिर से अगली क्लास में मिलूंगी नए जो एंट्रीज हैं उनके साथ, कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट। अभी डेबिट और क्रेडिट का फंडा ही चलेगा, और इसी से हम रिकॉर्ड करेंगे, और एंट्री भी हम करेंगे प्रॉपर जनरल जो हम कर रहे हैं फॉर्मेट में, उसमें ही करने हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।